अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 13 डेंटल मटेरियल का जो है चैप्टर 13 डेंचर बेस्ड पॉलीमर। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने सिंथेटिक पॉलीमर की वीडियोस नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे उन स्टूडेंट्स से कि पहले वो जाके देख लें, क्योंकि फिर इनको ये वाला चैप्टर सही से समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि समझ आ सके, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लोग पहले जो है सिंथेटिक पॉलीमर की वीडियोस जाके देख लें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, डेंचर बेस पॉलीमर क्या है। सो द डेंचर बेस इज डेड पार्ट ऑफ द डेंचर विच रेस्ट ऑन द सॉफ्ट टिश्यू एंड सो डज नॉट इंक्लूड द आर्टिफिशियल टीथ। तो देखें डेंचर बेस क्या है, ये क्या है, पार्ट ऑफ डेंचर है। मतलब डेंचर का जो है एक ऐसा पार्ट है जो कि किस पे रेस्ट करता है, सॉफ्ट टिश्यू पे रेस्ट करता है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल टीथ इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, अब ये आर्टिफिशियल टीथ आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रही। ये जो है ना, ये पार्ट वाला, ये जो पिंकिश पार्ट होता है जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यू पे रेस्ट करता है, ये डेंचर बेस होता है। ठीक है, अच्छा, प्रायर टू 1940 वल्केनाइट वाज द मोस्ट वाइडली यूज डेंचर बेस्ड पॉलीमर। तो ये कह रहे हैं कि 1940 से जो है वल्केनाइट जो है वो जो है क्या वाइडली यूज़ किया जा रहा था, किसके तौर पर, डेंचर बेस्ड पॉलीमर के तौर पर। दिस इज़ ए हाईली क्रॉस लिंक नेचुरल रबर। ये क्या था, एक हाईली क्रॉस लिंक नेचुरल रबर था। ठीक है, जिसको क्या था, जो कि विच वॉज डिफ़िकल्ट, जो कि डिफ़िकल्ट था इसको पिगमेंट करना। ठीक है, और ये एक अनहाइजेनिक था। अनहाइजेनिक क्यों था, ड्यू टू अपटेक ऑफ स्लाइवा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ क्योंकि मैं मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है देखने में। जी अब ठीक है। ठीक है, सो मैं क्या बता रही हूँ कि पहले जो है वल्केनाइट यूज़ किया जाता था। ठीक है, डेंचर बेस पॉलीमर के तौर पे। ठीक है, लेकिन उसका मसला ये था कि वो जो है मतलब हाईली क्रॉस लिंक था। ठीक है, नेचुरल रबर था, लेकिन क्या था कि वो उसको डिफ़िकल्ट होता था पिगमेंट करना। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि पेशेंट जो है मोस्टली पेरेंट जो पिंकिश मांगते हैं, तो फिर इसको मुश्किल हो जाता पिगमेंट करना। और ये क्या था, अनहाइजेनिक था। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज थी कि ये अपटेक ऑफ स्लाइवा करता था, जिस वजह से ये अनहाइजेनिक था। ठीक है, और नाउ डेज एक्रेलिक रेजिन इज़ यूज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली फॉर डेंचर बेस्ड कंस्ट्रक्शन। और आजकल क्या हो रहा है कि एक्रेलिक रेजिन जो है उसको यूज़ किया जा रहा है डेंचर बेस्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। 13.1 में फिगर में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं ज़रा इसको ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है एक्रेलिक डेंचर। ये क्या है, एक एक्रेलिक डेंचर है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि दे शो द अपीयरेंस ऑफ टिपिकल एक्रेलिक डेंचर। ठीक है, ये टिपिकल एक्रेलिक डेंचर शो हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ द पिंक एरिया विच इज कंस्ट्रक्टेड इन अ डेंटल लेबोरेटरी यूजिंग पाउडर लिक्विड मिक्सचर ऑफ एक्रेलिक डेंचर बेस मटीरियल। तो ये जो पिंक एरिया है ना, ये एक्रेलिक डेंचर बेस जो है ना, ये पिंक एरिया को शो कर रहा है। और ये लेबोरेटरी में तैयार होता है, डेंटल लेबोरेटरी। और किस तरह से प्रिपेयर होता है, ये पाउडर लिक्विड मिक्सचर आता है एक्रेलिक डेंचर बेस मटेरियल का, जो कि 13.2 में अभी आपको नीचे ये देखें, ये बोतल में जो होता है ना, ये पाउडर होता है। ये इस डब्बे से ये थैली नुमा है ना, इसके अंदर पाउडर होता है। ठीक है, और इस बोतल के अंदर लिक्विड होता है। और आपको पता है कि लिक्विड जो है मोनोमर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसकी बोतल देखें, ये वो है ब्लैकिश सी है, डार्क सी है। ठीक है, और अच्छा अब कहाँ पे थे, फॉर द टीथ आर मैन्युफैक्चर्ड टू स्टैंडर्ड शेप एंड साइज अंडर कंट्रोल फैक्ट्री कंडीशन। फिर ये बात की बात है, पहले तो हम मतलब डेंचर बेस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल टीथ लगा के देखते हैं कि वो जो हमारा 2 जिप्सम मोल्ड है ना, कि आर्टिफिशियल टीथ बंद हो रहे हैं, लंबे तो नहीं हो रहे, तो उसका साइज़ इस तरह से जो है वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ज़रा मैं आपको ये दिखा दूँ 13.2 में देखें, डेंचर बेस एक्रेलिक। दिस शो अ टिपिकल एक्रेलिक डेंचर बेस मटेरियल विच इज़ प्रोवाइडेड इन दी फॉर्म ऑफ पाउडर। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ पाउडर में प्रोवाइड होता है, नॉर्मली कंटेनिंग अ पिगमेंट विच इज़ पिंक। तो ये जो पाउडर होता है ना, ये नॉर्मली कंटेन करता है एक पिगमेंट, जो कि क्या होता है, जो कि पिंक कलर होता है। ठीक है, एंड अ लिक्विड विच इज़ कंटेन विद इन अ लाइट प्रूफ डार्क ब्राउन बॉटल। और लिक्विड जो होता है वो किस में होता है,
लाइट प्रूफ डार्क ब्राउन बॉटल होती है, ठीक है। ड्यूरिंग यूज़ ऑफ पाउडर एंड लिक्विड आर मिक्स टुगेदर, और जब हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक डफ शेप मिलती है, ठीक, मतलब एक डफ बन जाता है हमारा, जैसे कि आटा। जाहिर सी बात है, जब हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमारा एक डफ बनेगा, ठीक है। विच कैन बी मोल्डेड, जिसको हम मोल्ड कर सकेंगे इनसाइड अ मोल्ड प्रोड्यूस फ्रॉम अ कास्ट। अच्छा, तो मैं यही बता रही थी कि पाउडर लिक्विड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ पाउडर लिक्विड आर मिक्स टुगेदर, उसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, एक डफ बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, मोल्डेड करते हैं इनसाइड अ मोल्ड। मोल्ड के अंदर जो वो मोल्ड जो किससे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम अ कास्ट, ठीक है। मतलब मोल्डेड करते हैं इनसाइड अ मोल्ड प्रोड्यूस, फिर मोल्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम अ कास्ट से। जो कास्ट होती है ना, एक कास्ट है, उसके अंदर हमने ये पाउडर लिक्विड जो हमने एक डव बनाया है ना, इसको डाल दिया, मोल्डेड कर दिया, और उससे एक मोल्ड प्रोड्यूस हो गई फ्रॉम अ कास्ट, मतलब उस कास्ट से, ठीक है, कास्ट से ऑफ द पेशेंट माउथ, ठीक है। सो ये बता रहे हैं, तो ये इस तरह से पाउडर लिक्विड की फॉर्म में आता है, ये बता दिया मैंने। और ये ऊपर पिंकिश एरिया, ये सब कुछ बता दिया। सो अब चलते हैं यहाँ पे, बहुत जो है मैं डिटेल में समझाती हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, एक्रेलिक टेंचर बेस इज़ नॉर्मली, जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना जल्दी भगाने की कोशिश करूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैंने जो है 2016 से मेरी यही प्रैक्टिस रही है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ाना। 2016 से जो है मैं ये इस तरह से पढ़ा रही हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों को, तो इस तरह से मेरी आदत बन गई है। अच्छा, द एक्रेलिक टेंचर बेस इज़ नॉर्मली फैब्रिकेटेड इन 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड। अब जो एक्रेलिक टेंचर बेस होता है ना, ये नॉर्मली फैब्रिकेटेड होता है, किसमें 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड होते हैं, ठीक है। उसके अंदर द मोल्ड इज़ प्रोड्यूस बाय इन्वेस्टिंग वैक्स ट्रायल डेंचर ऑन विच द आर्टिफिशियल टीथ हैव बीन माउंटेड, ठीक है। आफ्टर बॉइलिंग आउट ऑफ द वैक्स द जिप्सम मोल्ड इज ट्रीटेड विद द एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, जिप्सम मोल्ड 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड जो है एक्रेलिक टेंचर बेस नॉर्मली फैब्रिकेटेड होता है, किसमें 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड, जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम अ कास्ट से जो है हमें मोल्ड हासिल हो जाता है, ठीक है, जो अभी पहले डायग्राम मैंने आपको समझाया था। मोल्ड इज प्रोड्यूस बाय इन्वेस्टिंग वैक्स ट्रायल। अभी जो मोल्ड प्रोड्यूस होता है इन्वेस्टिंग वैक्स ट्रायल डेंचर की वजह से, ऑन विच द आर्टिफिशियल टीथ है, जिसमें आर्टिफिशियल टीथ भी माउंटेड हुए होते हैं। अच्छा, जब हम बॉइलिंग करते हैं ना वैक्स को, तो जिप्सम मोल्ड इज ट्रीटेड विद एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना सोल्ड मोल्ड सील भी कहते हैं, आगे शायद आएगा सोल्ड मोल्ड सील। सोल्ड मोल्ड सील में ये होता है कि मतलब जब हमारे पास जिप्सम मोल्ड होता है ना, 2 पार्ट जिप्सम मोल्ड, जिसमें हमें एक्रेलिक पाउडर जो है एक्रेलिक टेंचर बेस का पाउडर लिक्विड जो हमने डव बनाया होता है, जब उसको मोल्ड करते हैं तो उसको मोल्ड करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक जो है ना एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट डाल देते हैं। वो एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट क्या कर देता है, सोडियम एल्जिनेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम एल्जिनेट में, ठीक है। और कैल्शियम एल्जिनेट में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या, वो जो जिप्सम मोल्ड होता है ना, उसके ऊपर एक स्किन सी बना देता है, स्किन में एक फिल्म हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है। और वो लेयर क्यों बनाते हैं, क्या वजह है, ताकि जब हम उसमें जो एक्रेलिक टेंचर बेस पाउडर लिक्विड का जो डफ है, जब हम उसको मोल्ड करें ना, तो उसके मोनोमर जो है वो जिप्सम में ना जा पाए, ठीक है। तो इस वजह से हम ये एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आफ्टर बॉइलिंग ऑफ द वैक्स द जिप्सम मोल्ड इज ट्रीटेड विद, मतलब बॉयल करने के बाद, ठीक है, वैक्स तो निकल जाएगा, फिर जिप्सम मोल्ड को हम किससे ट्रीट करेंगे, एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट से। और ये क्या होता है, एक विस्कस सोल्यूशन होता है। ये जो एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट है ना, ये एक विस्कस सोल्यूशन होता है, किसका, सोडियम एल्जिनेट का। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट जो है किसका सोल्यूशन होता है, विस्कस सोल्यूशन होता है सोडियम एल्जिनेट का, और विच इज़ रेपिडली कन्वर्टेड टू कैल्शियम एल्जिनेट। और क्या होता है, वो रेपिडली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम एल्जिनेट में, ऑन कॉन्टैक्ट विद द जिप्सम। जब ये कॉन्टैक्ट होता है ना इस सोडियम एल्जिनेट का जिप्सम, मैं कह रही हूँ ना कि वैक्स को तो बॉयल करके आपने निकाल लिया, उसके बाद जो वो जिप्सम की जो मोल्ड है ना, उसमें आप एक्रेलिक टेंचर बेस का जो डफ है, जो पाउडर लिक्विड से आपने बनाया है, वो डालने से पहले आपने क्या करना है, एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट डालना है, जो कि एक विस्कस सोल्यूशन है किसका, सोडियम एल्जिनेट का, ठीक है। फिर वो रेपिडली कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम एल्जिनेट में, ठीक है। जब वो किसके साथ कांटेक्ट करेगा, जिप्सम के साथ, जाहिर सी बात है उसी पे हमने एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट डाला है ना, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन जल्दी हो जाएगा और कैल्शियम एल्जिनेट में तब्दील हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, इट फॉर्म अ थिन स्किन ओवर द सरफेस ऑफ द मोल्ड। वो जो मोल्ड था ना जिप्सम का, उसके ऊपर ये जो एल्जिनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट है, ये जो है सोडियम एल्जिनेट से कैल्शियम एल्जिनेट जो कन्वर्ट हुआ है, ये क्या फॉर्म करेगा, एक थिन स्किन
फॉर्म करेगा ओवर द सरफेस ऑफ द मोल्ड। और ये इसका मतलब फ़ायदा क्या है कि ये प्रिवेंट करेगा मोनोमर को इन दी एक्रेलिक डव, जो डव हमने बनाया ना एक्रेलिक का, फ्रॉम एंटरिंग दी जिप्सम, कि वो जो उसके मोनोमर जो है ना एक्रेलिक डव के, वो जिप्सम में ना आ पाए। ठीक है, तो इस वजह से हम ये क्या करते हैं, अल्जीनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट कहते हैं, सॉरी डालते हैं। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कोल्ड मोल्ड सील। ठीक है, कोल्ड मोल्ड सील जो है क्या होता है, एक जो है ये कोल्ड मोल्ड सील सेपरेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो कि अल्जीनेट, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, अल्जीनेट यूज़ करते हैं, अल्जीनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट। ठीक है, सो कहाँ पे थे हम, ये तो हो गया ना। अच्छा, द स्पेस रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ द वैक्स। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो स्पेस होता है ना रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ द, जो वैक्स मैं कह रही हूँ ना कि पहले हमने क्या किया, बॉयल किया उस वैक्स को, और जब वो निकल गया तो हमने क्या जाया, अल्जीनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट डाला। तो वो ये कह रहे हैं, दोबारा से बात रिपीट कर रहे हैं कि द स्पेस रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ द वैक्स इज फिल्ड विद एक्रेलिक डव। जाहिर सी बात है, जो स्पेस बची होगी ना वैक्स को निकालने के बाद, उसमें हम क्या डाल देंगे, एक्रेलिक डव डाल देंगे, विच मे बी हीट क्योर्ड और अलाउड टू क्योर एट रूम टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन दी मटेरियल बीइंग यूज। देखो, ये सिंथेटिक पॉलीमर की बात आ जाती है। ठीक है, सो अब ये कह रहे हैं कि उसमें जो है वैक्स को रिमूव करने के बाद इन्होंने कहा है कि हम एक्रेलिक डव डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक्रेलिक डव डालने से पहले हम उसमें अल्जीनेट मोल्ड सीलिंग एजेंट डालते हैं ताकि स्किन की फॉर्मेशन हो सके, और एक्रेलिक डव के मोनोमर, ठीक है, जब हम डालें उस मोल्ड पे तो वो जा नहीं पाए जिप्सम में ना, तो इस वजह से हम ये करते हैं। उसके बाद हम एक्रेलिक डव डालते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्रेलिक डव डालते हैं, जाहिर सी बात है डालने के बाद जो है, ये मैंने आपको बताया था ना सिंथेटिक पॉलीमर में कि मटेरियल दो तरह के होते हैं, या तो हीट क्योर होते हैं, या वो जो है विदाउट हीट क्योर, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं। हीट क्योर में एक्टिवेटर की नीड नहीं होती, और रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं जिस पे हम हीट नहीं देते, तो उसमें हम एक्टिवेटर डालते हैं। तो ये बात तो आपको पता ही होगी, जिसने सिंथेटिक पॉलीमर जो है मुझसे पढ़ा है, ठीक है, मेरे चैनल पे जो सारी वीडियोस अगर वो देखी है तो उनको पता होगा कि ये मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, कि जो एक्रेलिक डव डालेंगे, अब उसको क्योर करने के लिए मतलब दो प्रोसेस है, या तो वो हीट क्योर होगा, ठीक है, डायरेक्ट हम हीट दे, इसमें एक्टिवेटर की नीड नहीं होगी डालने की। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पर करना चाह रहे हैं, वो ये जो है ना, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, ये डिपेंडिंग ऑन दी मटीरियल बीइंग यूज। जो हम मटीरियल यूज़ करते हैं ना, हर मटीरियल का अपनी जो है वो होती है, प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटीरियल जो है वो रूम टेम्परेचर पर होते हैं, ठीक है, विद यूज़ ऑफ एक्टिवेटर। ठीक है, जो भी रूम टेम्परेचर पे होगा विदाउट हीट, उसको एक्टिवेटर की नीड होगी। और कुछ मटेरियल होते हैं जो कि हीट क्योर होते हैं। तो जो एक्रेलिक डव में भी टाइप्स होती है, कुछ हीट क्योर होते हैं तो कुछ एक्टिवेटर के यूज़ के एट रूम टेम्परेचर पर जो है वो मोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सारा सिंथेटिक पॉलीमर का है। ड्यूरिंग क्योरिंग द एक्रेलिक रेजिन डेंचर बेस बिकम अटैच टू द आर्टिफिशियल टीथ। अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग क्योरिंग द एक्रेलिक डेंचर बेस बिकम अटैच द आर्टिफिशियल टीथ। जब वो क्योर हो रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ भी लगा देते हैं ना। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोग को एक वीडियो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये डायग्राम देख लें यार। एक तो ये स्टैंड हर वक्त मुझे सेट करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल टीथ हमने माउंट कर दी है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये नीचे वाला, ऊपर वाला भी लगा दिया। उसके बाद हम बंद करेंगे, तो ये बंद हो रहा है, इसका साइज़ ठीक है या नहीं, ठीक है। हम साइज़ देखेंगे आर्टिफिशियल टीथ, मतलब ये कह रहे ड्यूरिंग क्योरिंग ही हम उसमें क्या कर लगा देंगे, अटैच कर देंगे आर्टिफिशियल टीथ, ताकि हम देखें कि वो बंद किस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। बिकम अटैच टू द आर्टिफिशियल टीथ। मैं ना आपको एक शॉर्ट वीडियो जो है ना बना के सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ड्यूरिंग क्योरिंग द एक्रेलिक रेजिन डेंचर बेस बिकम अटैच तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग क्योरिंग द एक्रेलिक रेजिन्स डेंचर बेस, हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे आर्टिफिशियल टीथ को, द फॉर्मेशन ऑफ द डेंचर बेस बाय दिस टेक्निक, ठीक है। अब ये आगे की बात की है इन्होंने, मैंने आपको जो समझाना था ना इंट्रोडक्शन में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया, क्योंकि मैं बहुत जो है डिटेल में समझा रही हूँ। इस तरह से डिटेल में आप लोग को बहुत मुश्किल है कि कोई समझाए। जब मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से पढ़ा के जो है ना वीडियो शॉर्ट अपलोड कर दूँ, लेकिन पता नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ डेंचर बेस बाय दिस टेक्निक। अभी जो डेंचर बेस मैंने आपको टेक्निक बताई है, मैंने 2 दफ़ा, अगर आप नोट करें तो मैंने 2-3 दफ़ा उसको रिपीट किया है। और पता है ये रिपीटिशन से आप लोग के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। जब कोई चीज़ आप सुनते हैं ना,
तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डायरेक्ट शिफ्ट होती है और 2-3 बार सुनने से वो बिल्कुल फिट हो जाती है आपके माइंड में। तो मैं इस तरह से एक चीज़ को 2-3 दफ़ा रिपीट करती हूँ। मैंने बताया भी है कि ये MCQs आ सकता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे मुझे कैसे पता, क्योंकि यार मैंने 2016 से टीचिंग करवाई है, तो मुझे पता है कि भाई ये चीज़ ऐसा MCQs आ सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसको जज कर सकती हूँ कि ये पूछा जा सकता है ऐसा MCQs, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये आया हुआ भी होगा ऐसा। मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम लोग की क्लास फेल हूँ और मैंने अभी तक पास पेपर नहीं देखे हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आया होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ऐसे ही शुरू से पढ़ाया है, जो मैं जज कर सकती हूँ क्या चीज़ एज MCQ पूछी जा सकती है। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन बेस बाय दिस टेक्निक। अभी जो फॉर्मेशन मैंने बताई है ना टेंशन बेस की, किस तरह से बनता है, ये आर्टिफिशियल टीथ लगाना, ये हमारा इस चैप्टर में काम नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग क्योरिंग हम आर्टिफिशियल टीथ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मेशन मैंने बताई है ना टेंशन बेस की, बाय दिस टेक्निक इज नोन एज डफ मोल्डिंग मेथड। ये पूरा क्या होता है, डफ मोल्डिंग मेथड कहलाता है, जो कि हम करते हैं। एक्रेलिक टेंशन बेस में ऑल्सो भी प्रोड्यूस, मतलब एक्रेलिक टेंशन बेस प्रोड्यूस हो सकता है बाय इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू भी ये क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। बाय यूज़ ऑफ पोरेबल रेजिन टेक्निक, और पोरेबल रेजिन टेक्निक के ज़रिए भी ये हो सकता है प्रोड्यूस, ठीक है। ऑल थ्रू द लेटर मेथड आर नॉट कॉमनली यूज, क्योंकि लेटर मेथड है ये, तो ये कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते। हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डफ मोल्डिंग मेथड, जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, बहुत डिटेल में बताई है। ये देखें, ये आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही जो है ना कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात थी। अगर आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया है ना, तो उसके बाद ही आप आगे की कहानी समझ सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आपको 2 पैराग्राफ लग रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे चैप्टर की जो है ना बेस है, ये इंट्रोडक्शन जो है ना पूरे चैप्टर की बेस है इसमें, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। सो इंजेक्शन मोल्डिंग और ये पोरेबल रेजिन टेक्निक, ये जो है काफ़ी बाहर पाकिस्तान में तो यूज़ कॉमनली नहीं किए जाते, हम डफ मोल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सो यहाँ पे जो है मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ डेंचर बेस्ड पॉलीमर, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाऊँ। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो मैं स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी जो है स्टूडेंट्स हैं, MCAT के अलग है, फर्स्ट ईयर के अलग है, सेकेंड ईयर के अलग है, ठीक है। और अब आप लोग भी आ गए, तो सिर्फ एक टाइप का स्टूडेंट तो है नहीं मेरे पास। तो अगर आप इस वीडियो पे लाइक्स कम आएंगे तो फिर मैं जो है स्टॉप कर दूँगी, आगे प्रोसीड नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ डेंचर बेस्ड पॉलीमर, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, सब कुछ, मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगी ना, अगर आपने चैप्टर 2 जिसने पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो उसको प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इसमें मैं समझा दूँगी, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।